झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं ब्लॉक रोड तमाड़ में मौजूद हूं और यहां पे सीपीआईएम पार्टी की तमाड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की यहां पे बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राज्य कमेटी के प्रकाश बिपल्लो कॉमरेड यहां पे मौजूद हैं। साथ ही साथ तमाड़ विधानसभा के प्रभारी कॉमरेड सुरेश मुंडा और राज्य कमेटी के सदस्य वो मौजूद हैं, सुखनाथ लोहरा कॉमरेड और साथ ही साथ जहरूलाल, ये तमाम जो है कॉमरेड यहाँ पे मौजूद है। महिला पुरुष सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही है। विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से आने वाले दिनों में तमाड़ विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान इनकी भागीदारी क्या होगी, ये कहाँ तक पहुँचेंगे और किस स्तर तक इनको जनता का समर्थन मिलेगा, ये तमाम चीज़ों पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉमरेड बाहर से आए हुए हैं, जो इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, उन लोगों ने तमाम तरह की बातों पर विचार विमर्श किया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र की सरकार और मोदी की गारंटी, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संबंध में बातें यहाँ पे की गई है। लोगों को समझाया गया है कि किस तरह से चोर दरवाजे से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो चंदा लेने का काम है वो जो है सीपीएम ने नहीं किया है, तमाम देश के और जो दल हैं वो कर रहे हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही है। इन लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है ईडी सीडी तमाम तरह के सीबीआई जो भी संस्था है, सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी कार्रवाई सभी पार्टियों पे हो रही है, लेकिन ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि लाल पार्टी पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआईएम पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये चोरी नहीं करते, लोगों की सेवा करते हैं, आम जन के लिए बातें करते हैं, आम जन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो सीधे तौर पर हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। जो सीपीएम के बड़े कॉमरेड हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। देश में मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, लाल झंडा का एग्जिस्टेंस कहाँ देखते हैं सर, कहाँ है लाल झंडा? आज तो सड़क पर लाल झंडा ही है। आप पिछले 10 सालों से देखिए सड़क पर किसान और मजदूरों के संगठन उतर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया किसान सभा हो, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हो। अभी 16 फरवरी को 25 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे, कल कारखानों में हड़ताल हुई। तो आज संघर्ष के मैदान में मोदी जी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई में हाँ लाल झंडा ही आगे। हाँ, संसद और विधानसभा में हम कमजोर हैं, इसीलिए आपको लगता है कि लाल झंडा खत्म हो गया। लाल झंडा कभी खत्म नहीं होगा। शोषण जब तक रहेगा लाल झंडा उसके खिलाफ खड़ा है। सर, देश की जो संविधान है उसके तहत तो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा नीतियां तो वहीं से बनती है, सारा कुछ वहीं से तय होता है। भागीदारी तो निश्चित तौर पे वहाँ बनती है सर। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। केरल में हमने चिन्हित सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। झारखंड में हम भी 1 या 2 सीट लड़ेंगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में वाम पक्ष का जो है प्रतिनिधित्व लोकसभा में और बढ़ेगा। सर, 2 लोकसभा लड़ने की बात अभी आप अनाउंसमेंट भी किए मंच पर, किन सीटों पर ये बातें हो रही है? एक तो हमारा पहले से चिन्हित है राजमहल, वो रिजर्व सीट है आदिवासियों की, वो हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। किसी ज़माने में हमको 80,000 वोट तक मिला है, वहाँ हमारा आधार है, तो वो सीट हम लड़ेंगे। एक दूसरी सीट हमने चतरा चिन्हित की है, अभी उसको फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन वो भी हम लड़ने के सीट में रखें। राजमहल सीट तो कांग्रेस की दावेदारी हमेशा रहती है। तो अभी तो राजमहल जेएमएम के पास है। हाँ, जेएमएम के पास है। उसके पहले कांग्रेस के पास था, उसके पहले बीजेपी के पास था, तो बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के पास है। अब उनके दावे आ रही है तो ये तो अब उनका गठबंधन समझेगा। जो सांसद वहाँ पे बने हुए हैं जेएमएम से है, कैसे उनको छोड़ के ये? अभी तो उस सांसद के बारे में अफवाह है कि वो बीजेपी में जा रहा है, विजय हांसदा जी, और वहाँ वो बीजेपी का ही एजेंडा लागू करता है। आप अगर एक बार राजमहल लोकसभा में घूम जाइए, उस सांसद के खिलाफ इतना आक्रोश है किसानों मजदूरों में। वो केवल अडानी के घर में बैठता है, अडानी के पावर प्लांट की दलाली करता है। जैसे वो गोड्डा का सांसद है निशिकांत दुबे, वो अडानी का दलाल है। तो ये लोग दलाली कर रहे हैं, आम जनता के सवाल को नहीं उठा रहे हैं। सर, बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ आप अपने ही सत्तारूढ़ के दल के नेताओं के सत्ता के विरुद्ध बातें करते हैं, वहीं जहां नीति की बात आती है और नैतिक समर्थन की बात आती है वहां पे सरकार के साथ आप खड़े हो जाते हैं। देखिए, झारखंड में हम सत्ताधारी दल के गठबंधन में नहीं है, नैतिक समर्थन प्राप्त है। हम बाहर से समर्थन किए,
तो बाहर से समर्थन हम इसलिए किए हैं कि अभी एक मुख्य खतरा भाजपा है, और भाजपा जैसे खतरे को रोकने के लिए हम इन दलों के साथ गठबंधन किए, धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। ये तो बदहवासी है। 400 जब पार कर रहे हैं तो दल बदल क्यों करा रहे हैं? और मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी है नोटबंदी, मोदी जी की गारंटी है जीएसटी, मोदी जी की गारंटी है बढ़ती महंगाई, मोदी जी की गारंटी है बेरोजगारी। यही मोदी जी की गारंटी। मोदी जी तो कहते हैं हमारी गारंटी है 370, हमारी गारंटी है राम मंदिर। 370 और राम मंदिर से जनता का पेट नहीं बढ़ना, और राम मंदिर भी विवाद में आ गया। मंदिर मस्जिद मुल्ला और पंडित चलाते हैं, कोई भी शंकराचार्य उनके मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। ये देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मंदिर उद्घाटन नहीं करता है। ये दुनिया में एक अजीब चीज हिंदुस्तान में हो रही है। ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए लोग परेशान हैं। 40 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, 100 रुपए किलो कड़ुआ तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। आज जो व्यापारी हैं उनकी बिक्री नहीं हो रही है, सारा सिस्टम चौपट हो गया है, अर्थव्यवस्था तबाह है। तो ऐसे में राम मंदिर आप तमाम बातों पे लड़ते हैं। आपकी सरकार भी वर्षों से रही है बंगाल में, ऐसा क्या हो गया कि आपकी इन बातों पर अब बंगाल में एतबार नहीं है? देखिए, बंगाल में हमारी 35 वर्षों तक सरकार रही, और उस जमाने में चाहे वो लैंड रिफॉर्म का काम हो, भूमि सुधार का काम हो, औद्योगिकरण का काम हो, लोगों को रोजगार, क्योंकि ये रिकॉर्ड है अभी भी इंडिया में 35 साल के शासन को अभी तक नहीं तोड़ा गया। लेकिन संसदीय व्यवस्था में तो हार जीत लगी रहती है। हम हारे, और उस हार के पीछे वहाँ जितनी भी ताकतें थी, चाहे वो कमल फूल हो या टीएमसी हो, चाहे माओवादी हो, सारी शक्तियां लग गई कि वाम मोर्चा को उखाड़ के फेंको, क्योंकि बंगाल में वाम मोर्चा जो एक बड़ा अवरोध बना हुआ था यहाँ के पूंजीपति। जी, आज लगभग तय हो गया है कि सीपीआईएम तमाड़ विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, क्या कहना होगा? देखिए, ये हमारी जो कमेटी है पार्टी की, ये तमाड़ विधानसभा में मुख्य रूप से 3 कमेटी, गुंडू लोकल कमेटी, तमाड़ लोकल कमेटी और एक अड़की लोकल कमेटी, तीनों कमेटी ने ये फाइनल कर दिया कि हम लोगों को तमाड़ विधानसभा चुनाव लड़ना है। ये पार्टी का फैसला है। उस फैसला के आधार पर आज जो है ये पार्टी का तमाड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने आज। लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की बात आ रही है, जबकि 2 सीटों पे लड़ने की भी बात कर रहे हैं। कितना समर्थन प्राप्त होगा एनडीए से 2 सीटों के लिए? उस बिंदु पर हमारे राज्य सचिव ने बात स्पष्ट कर दी। ये हम लोग का ये तमाड़ विधानसभा है, क्योंकि ये खुट्टी लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये खुट्टी लोकसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी जो हराने का जो ताकत रखता है, उसी को ये लाल झंडा जो है ये समर्थन है। ये क्लियर कट पार्टी का लाइन है। आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जन समर्थन कितना प्राप्त हो रहा है? ये जन समर्थन के पिछले दिनों आप देखे होंगे, या आपका बुंडू का गुलान रैली, या पिछले दिनों रांची में कटहल मोड़ से लेकर के पैदल मार्च राजभवन तक, और पिछले साल तमाड़ का जो जनसभा में आप लोग अनुभव किए होंगे। ये हम लोगों ने एक प्रयास है ये तमाड़ विधानसभा इलाके में कि हम कोई गांव ना छूटे, लोगों के संपर्क में हम लोग रहें, क्योंकि ये लाल झंडा आम जनता के करीब, गरीबों के करीब, मेहनत कश जनताओं को एकजुट करने का प्रयास शुरू से रहा है, आज भी हम लोग प्रयास में हैं। ये हमारे एक मजबूत आधार है। लोहरा जी ने, हमारे पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य और इस तमाड़ विधानसभा के इंचार्ज सुरेश मुंडा जी ने काफी बातों को रखा है। आप याद कीजिए, एक जमाने में तमाड़ विधानसभा में लाल झंडा की तूती बोलती थी। नौजवान को मालूम नहीं होगा, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे बुद्धन सिंह मुंडा का नाम सुने होंगे, बुद्धन लाल मुंडा का। हम लोग लड़े, कई उपचुनाव लड़े, 1500, 1200, 2000 वोट से हारते रहे, क्योंकि जब तुरंत चुनाव आता था तो इस इलाके के जितने बड़े शोषक थे, महाजन थे, निहित स्वार्थी तत्व थे, जो
गरीब किसानों का, आदिवासियों का जमीन हड़पे हुए थे, वो सारा लोग एक हो जाते थे। चाहे वो जनसंघ के लोग हों, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, कांग्रेस था, सब एक हो जाता था कि लाल झंडा को एंट्री मत होने दो। बाद में इस इलाके के एक बड़े नेता राजेंद्र सिंह मुंडा भी लड़े, उस समय भी सारे लोग एक हुए और वो हार गए चुनाव। हालांकि वो 3 बार सिल्ली विधानसभा से चुनाव जीते थे और इस इलाके में लाल झंडा को आगे बढ़ाने में कॉमरेड राजेंद्र सिंह मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एक घटना जो हुई जिसकी चर्चा सुरेश मुंडा ने की, वो होगा 2007 में। उस समय तमाड़ विधानसभा का नाम पूरा देश में नहीं, बीबीसी पूरे दुनिया में उछला। हुआ क्या, यहां पर जो लोकप्रिय विधायक थे रमेश सिंह मुंडा, उनकी हत्या माओवादियों ने की दिन दहाड़े, और उसके बाद उपचुनाव हुआ। उस समय मधु कोड़ा की सरकार गिर गई थी और गुरुजी जो झारखंड के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर वो लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे और उनको 6 महीना के अंदर असेंबली में जाना था। इसलिए तमाड़ उपचुनाव में शिबू सोरेन जी का यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ और वो उम्मीदवार हुए, लेकिन गुरुजी चुनाव हार गए। जो गुरुजी कभी चुनाव नहीं हारे, झारखंड के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी चुनाव हारे। उस समय हम लोगों ने भी उम्मीदवार दिया था, लेकिन हमारे पार्टी की कुछ गलतियों से समय पर सिंबल जमा नहीं हो सका और हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। उस समय यहाँ के लोगों ने सहानुभूति से उनको जिताया और गुरुजी की हार हुई, राजा पीटर जीते। बाद में राजा पीटर केस में फंस गए, जेल गए, अभी जमानत पर छूटे। जमानत पर छूटने के बाद सबसे पहले वो किससे मिलने गए? राजा पीटर जी सबसे पहले मिलने गए बाबूलाल मरांडी जी से, जिनका कोई पेंदी नहीं है। वो कभी मोदी को गाली बकते हैं, कभी जेबीएम बनाते हैं, कभी उस दल में जाते हैं, वहां भी वो बहुप्रतीक्षित रहते हैं, तो फिर भाजपा में आ जाते हैं। बाबूलाल जी का पुराना भाषण सब सुनिए। वो ग्रेटर झारखंड बनाने चले थे, जो सीएनटी और एसपीटी को खत्म करने की बात कर रहे थे, और राजा पीटर जी अभी चांस में है कि शायद बीजेपी उनको टिकट दे। जीता हुआ सीट जो है वो केला छाप आंसू छोड़ के विकास मुंडा आया जेएमएम में और जेएमएम जीता। अभी कौन दल में कौन नेता कब कहां चला जाएगा, ये बड़ा कहना मुश्किल है। विकास सिंह मुंडा आंसू में था, जेएमएम में आ गया। बाबूलाल मरांडी जिस दल में थे वो फिर अभी भाजपा में चले गए। और पूरे देश में देख रहे हैं, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हर जगह कांग्रेसी लोग, भगदड़ मच गया। बहुत सा कांग्रेसी बीजेपी में जा रहा है। जो नहीं जा रहा है उसको पैसा देके बीजेपी खरीद रहा है। तो इस बार जो चुनाव, अभी जो लोकसभा का चुनाव पहले होगा मई महीना में, और इसी 10-15 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार। लोकसभा का सीट है 543 और ये बोल रहे हैं 400 पार, हम 400 जीतेंगे। अरे भैया कैसे 400 जीतोगे? तुम्हारा तो पीक हो गया 2019 में। झारखंड में 14 में 11 सीट तुम जीते और एक तुम्हारा गठबंधन जीता, 12 सीट जीत लिए। क्या फिर 12 दोहरा सकेगा बीजेपी? यूपी में 80 में से उसके पहले तुम 77 सीट जीत लिए, फिर 77 सीट जीत पाओगे? नहीं। ये 400 का नारा जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ये बदहवासी में बोल रहे हैं। तो असली क्या है कि खरीदो लोगों को। और जो नहीं झुकने के लिए, हेमंत सोरेन झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हेमंत सोरेन को फंसा दिया, जेल भेज दिया। केजरीवाल झुकने को तैयार नहीं हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको फंसा दिया, अब उसको जेल भेजेगा।
तो जो बीजेपी के सामने नहीं झुकेगा जेल जाएगा। कम्युनिस्टों पर हिम्मत नहीं है कि हम लोग भी 36 साल राज चलाए हैं बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में हमारी सरकार चल रही है। कोई सीडी, पीटी, आईटी, सीबीआई का हिम्मत नहीं कि लाल झंडा के किसी नेता पर आरोप लगाए, किसी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम जनता के बीच काम करते हैं। हमारे नेताओं का रहन सहन और हम कोई पूंजीपति से चंदा नहीं लेते। आज से 10 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नाम आप सुने होंगे। इसमें बड़ा पूंजीपति जो है राजनीतिक दलों को चंदा देता है, और वो कितना चंदा दिया ये आप आरटीआई सूचना के अधिकार से भी आप पता नहीं कर सकते। और इसको रातों रात जो है मोदी ने कानून बना दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, और पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के खाते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6,500 करोड़, 650 नहीं, 6,500 करोड़, गिनते गिनते भोरे से शाम हो जाए तो वो पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लिया। कांग्रेस भी लिया, टीएमसी भी लिया, सब दल लिया। केवल देश की एकमात्र पार्टी सीपीएम थी जिसने एक पैसा भी टीएमसी से नहीं, उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से नहीं लिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि अगर कोई बड़ा पूंजीपति राजनीतिक दल को चंदा देता है और उस राजनीतिक दल की सरकार बनती है तो वो पूंजीपति उस राजनीतिक दल का इस्तेमाल करेगा, जैसे आज मोदी का इस्तेमाल अडानी अंबानी कर रहा है। देश का कोयला खदान, देश का बड़ा बड़ा कल कारखाना सब औने पौने दाम में, एयरपोर्ट, रेलवे, भेल, ऑयल फैक्ट्री सब अडानी अंबानी को दे रहा है। कारण अडानी अंबानी ने अरबों रुपया मोदी के चुनाव फंड में दिया। अभी लगातार 10 साल से चल रहा है। इसीलिए देखिएगा कि स्वास्थ्य में बजट घटा दिया, शिक्षा में बजट घटा दिया, रोजगार में बजट घटा दिया। अब कह रहे हैं कि हम जो है देश में महिलाओं को लोन दे करके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये जीएसएल पीएसएल का काम है कि महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास, सशक्तिकरण, मजबूत करने का काम ये जीएसएल पीएसएल पूरे देश में चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी महिला को 1 लाख रुपए दे दिए और 1 लाख रुपया का उत्पादन करने का टेक्निकल, 1 लाख रुपया का जो पूंजी कहाँ लगाएंगे और उस पूंजी का मुनाफा कैसे लाएंगे, उसके लिए बाजार कहाँ है, उसके लिए व्यवस्था कहाँ है, सारे व्यवस्था को देश का पूंजीपति ने कब्जा कर लिया। हर चीज को कब्जा कर लिया उन्होंने। आज मजदूर अपना जो सूप बनाते हैं, महली लोग हमारे इलाके में हैं, वो सूप बनाते हैं। आज जो सूप को बेचने के लिए मार्केट में लाते हैं, आज जो सूप जो है देश का पूंजीपति बना रहा है। आज कपड़ा गांव में बुनता था, बुनकर खत्म हो गया। देश का बड़े बड़े पूंजीपति आज बुनकर यानी फैक्ट्री में लगा दिया है। हर चीज का बड़े बड़े फैक्ट्री लग गया है। आज गांव में, इलाके में कोई चीज का जो है बनाने का सामान यदि उत्पादन हम करते हैं, उसका मार्केट कहीं नहीं है, कहीं बेच के मुनाफा नहीं करवा सकते, जीविका नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मेहनत है वो सही मजदूरी नहीं मिलता है। ये मजदूरी के लिए राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है, और वो मजदूरी क्योंकि सही मजदूरी नहीं मिलने के चलते हमारा हालत दिनों दिन खराब होते चला जा रहा है, हमारा हालत मजबूत नहीं हो रहा है। इसलिए ये लाल झंडा, ये सीपीएम का सोच है कि हम मेहनत करने वालों को मजबूत करेंगे, हम टाटा बिरला को मजबूत नहीं करेंगे, देश का पूंजीपति को मजबूत नहीं करेंगे। ये देश का पूंजीपति को मजबूत करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी है। देश का राज्य का पूंजीपति को मजबूत करने वाले यहाँ के आसू पार्टी है। देश का राज्य का पूंजीपति को बढ़ावा देने वाला यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये लाल झंडा गरीब मेहनत करने का हक की लड़ाई, ये लाल झंडा लगता है, उसका स्थिति मजबूत होना चाहिए, उसका व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, उसका बच्चा का पढ़ाई का शिक्षा का गारंटी होना चाहिए, उसको रोजगार का गारंटी होना चाहिए। जिस फसल का दाम उन्होंने मेहनत करके उपजाया उसका उचित मूल्य दाम मिलना चाहिए। गरीबों का हालत मजबूत होना चाहिए, किसानों का हालत मजबूत होना चाहिए। इस बात का सवाल उठाने के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक लोकसभा में अर्जुन मुंडा भी नहीं उठाते हैं, और वर्तमान विधायक विकास मुंडा भी यहाँ से आवाज नहीं उठाते हैं। गरीब को कैसे हम वोट में जो है वोट खरीदेंगे और फिर सत्ता में काबिज होंगे, ये सिलसिला
कई सालों से इस इलाके में चल रहा है, इसका विरोध करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को सबसे आगे आना होगा। देश को अगर आजादी में अगर सबसे बड़ा भागीदारी देश का महिलाओं को है, देश की आजादी में सबसे बड़ा भागीदारी देश के नौजवानों को है, और देश का भागीदारी इस देश का किसान को है। और इसीलिए देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद 75 साल बीतने के बाद आज भी हम यहाँ के जनता दर दर भटक रहे हैं अपना अधिकार के लिए। आज कैसा भारत है जो हम अपना वृद्धा पेंशन के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं? आज कैसा भारत है कि हम एक मकान के लिए खटखटा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं? ये कैसा भारत है कि हम जो है एक ब्लॉक में जो है बिना पैसा दिए हमारा काम नहीं बनता है? ये कैसा भारत है कि थाना में बिना पैसा लिए हुए यहाँ के जनताओं का बात को सुना नहीं जाता है? इसका लड़ाई कौन लड़ेगा? पूरे देश में एक लाल झंडा है जो इसका लड़ाई लड़ता है, और हम लोग लड़ते रहेंगे। ये बात को आप लोग समझ लीजिए। इसलिए लड़ने वाला ये लाल झंडा है। हम लोग झुकने वाला या झुकने वाला ये हम लोग कभी सीखे नहीं है। विधानसभा में हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे और हर मुद्दा को लेकर के हम विधानसभा में लोग उठाएंगे। कोई मामला छूटना न चाहिए। आपका मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, आपका सवाल विधानसभा में उठना चाहिए। और यहाँ का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, बालू का अधिकार यहाँ की ग्रामीण जनता ग्राम सभा को अधिकार है। यहाँ की जंगल ग्राम सभा के अधिकार में है, और यहाँ का जो भी फैसला होगा वो ग्राम सभा में फैसला होगा। हमारे इलाके में क्या होना है क्या नहीं होना है ये ग्राम सभा तय करेगा। यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन और यहाँ का व्यवस्था ये तय नहीं कर सकता है। ये तय करने का अधिकार ये ग्राम सभा को है। इसलिए हम लोगों ने इस इलाके में ये लाल झंडा को मजबूत करने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि हम लाल झंडा को मजबूत करेंगे, यानी कि ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। लाल झंडा को मजबूत करेंगे, यहाँ की तमाम क्षेत्र का गरीब लोग मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा। और ये हम पंचायत से लेकर के विधानसभा लोकसभा दिल्ली तक ये लड़ाई जारी रहेगा।